बताओ क्या है? कहां है आइडियोलॉजी? कहां है बुनियादी उसूल? अरे इनके पास कोई बुनियादी उसूल नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं। अगर कुछ चाहिए तो इनको इख्तिदार चाहिए, इनको गद्दी चाहिए, इनको तख्त चाहिए। लेकिन हम क्या समझते हैं? जो लोग ये समझ रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो इम्तियाज जलील औरंगाबाद से नाकाम हो गए और वो कामयाब हो गए, तो उन अहमकों ना समझो को ये कहना चाहता हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो है जो दिलों को फतेह करती है। हकीकी फाते वो नहीं जो जीते और जमीन को फतेह कर ले। हकीकी फाते वो होता है जो दिलों को जीतता है और दिलों को फतेह। हमारा काम दिलों को जीतना है, फतेह करना है दिलों। हमारा काम इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठकर मजे लूटना नहीं। हम सच्चे दिल से, सदके दिल से अवाम की तर्जुमानी, उनके मसाइल को उठाते हैं, चाहे ऐवान पार्लियामेंट हो या ऐवान असेंबली हो। इत्तेहादुल मुस्लिमीन मसाइल को उठा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेशक मुसलमानों की आवाज बनती है, मुसलमानों के मसाइल को उठाती है, लेकिन उसके हर मजलूम की आवाज भी बनती है, दलितों की भी आवाज बनती है, तो हर किसी की आवाज बनती है। ओबीसी की बनती है, मराठा समाज की बनती है, तो हर समाज की आवाज बनती है। बेशक अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमान है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुसलमान हूं। मुझे नाज है मुसलमान होने पर, तो मुझे तानी होने पर मैं फख्र से कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी। हम हर एक के मसाइल उठाते, यहां पे बैठे हमारे दलित समाज के लोग, दूसरे समाज के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के हैं, मुसलमान भी हैं, हर कोई है। मैं यही बात कहना चाहता हूं, मुसलमान की आवाज बनकर हम मुसलमान के मसाइल को उठाते हैं। मैं उठाता हूं, मुझे शर्मिंदगी का इकरार करते हुए कि मुसलमान हूं, मुसलमानों की आवाज बनता हो, मुसलमान की तकलीफ को बयान करता, हक तलफी पे लड़ता हो, मुसलमान की हक की लड़ाई लड़ता हो और नाइंसाफी पर आवाज को बुलंद करता हो। मैंने इसलिए कि मैंने दस्तूर पर हल्फ बहैसियत रुकने असेंबली अवामी नुमाइंदे, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं से पीछे वाले को आगे लाऊं, पिछड़े हुए को ताकत दूं, कमजोर को खुवत दूं, जो आखिरी में है उसको आगे बढ़ाऊं। क्या लीडर की यह जिम्मेदारी नहीं? क्या कोई ये इस बात से इनकार कर सकेगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान रोजी रोटी कपड़ा मकान खुशहाली में सबसे पीछे है? और आज हमारी कोशिश वो पीछे जो मुसलमान है उसको आगे लाएं, हमारी कोशिश वो पिछड़ा हुआ मुसलमान उसको आगे लाएं। अल्लाह उसके रसूल, जब मुसलमान आगे आ जाएगा तो अगर पीछे ब्राह्मण रहेगा, आगे लाने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमने दस्तूर पे हलफ लिया है, पिछड़ों को कमजोरों को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, सोच है ये हमारी। लेकिन हमारी सोच को मीडिया हाउसेस, अभी इम्तियाज जलील साहब ने इनके साथ साथ वो आपके दोस्त आए हैं, तो ये हमारे दोस्त को बताते हैं कि हम कम्युनल हैं, हमको बताते हैं कि हम भड़काऊ भाषण देते हैं, नहीं देते, हम हक बयान करते हैं। वो अलग बात है
कि हमारी हक बयानी इनके पास नहीं होता तो उसको भड़काऊ बना देते। आज ही मैंने किसी न्यूज चैनल में देखा जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर घर वापसी, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? और अगर मैं कह रहा हूं, मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, इस मुल्क का किराएदार नहीं है। नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान न तेरी जागीर है न मेरी जागीर है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब के मानने वालों का है। मजहब भगवान अल्लाह गॉड को नहीं मानने वाले का भी है, नहीं है किसी एक। हम ये बात कहते हैं तो इनको बुरा दिखता है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोजगारी। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? हर 2 मिनट 3 मिनट को रेप होते। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? ग्रेजुएट्स को नौकरियां। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला मुल्क की कमजोर इकोनॉमी को मजबूत करना। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती लाना। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? रुपये की गिरती हुई कदर को ऊंचा करना। आप बताओ, क्या बेरोजगारी को दूर करने कुछ हो रहा है? महंगाई को दूर करने कुछ हो रहा है? क्या बेघर लोगों को घर देने के लिए कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ इस मुल्क को मजहब के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं। योगी की तकरीर को मैंने सुना, बटोगे तो कटोगे कहां? उसके बाद कहा कि जात पात की सियासत बोलने वाले, तू ये क्यों नहीं कहता कि मजहब की सियासत नहीं करनी चाहिए? ये बात क्यों नहीं? ये तो मजहब की सियासत करेंगे, नफरत के बीज को बोते जाएंगे, मसाइल से तवज्जो हटाते रहेंगे। अगर कुछ है तो तलाक सलासा। अरे मसला नहीं है, हर मिनट में होने वाला एक रेप का सबसे बड़ा मसला है। एक औरत रात के अंधेरे में घूम नहीं, खेतों में उसकी इज्जत और इस्मत को लुटेरे लूट रहे हैं, यह मसला है। अरे इस पे कुछ करो। नहीं, मुसलमान ऐसा, मुसलमान के इतने बीवी, मुसलमान ऐसा करा, मुसलमान वैसा करा। आप बताओ, तलाक सलासा हो गया, सीए, एनआरसी। पार्लियामेंट में थे इम्तियाज जलील साहब, हर मसले पर। अरे आप बताओ, आज मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुस्लिमीन के एक जिम्मेदार लीडर की हैसियत से कह रहा हूं और ये ऐलान कर रहा हूं कि मराठा समाज के लिए जो रिजर्वेशन की तहरीक चला रहे हैं, उनके लीडर कहूंगा, हमारा पूरा साथ
आपके साथ है, हमारा पूरा ताउन आपके साथ है। कोशिश करेंगे, मगर उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, होता है ना इत्तेहाद, तो इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन होना चाहिए। इत्तेहाद मजलूमीन होना चाहिए। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है, हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो दलित है। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है, हाथ है। चलो आओ, मराठा, दलित और मुसलमान इत्तेहादुल बैनुल है और अपने जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं। मेरी बात खत्म नहीं हुई। मैं हमारे मराठा समाज के बड़े जो एहतजाज कर रहे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, सिर्फ जरंगे पाटिल साहब से, सिर्फ मराठा समाज पिछड़ा हुआ नहीं है, पूरा मराठवाड़ा भी पिछड़ा हुआ है। क्या मराठवाड़ा का हिस्सा पूरा सबसे पीछे नहीं है? महाराष्ट्र के 3 एक हिस्सा है मुंबई, पूना, ये सारी चीजों का। दूसरा हिस्सा है विदर्भ का, तीसरा हिस्सा है मराठवाड़े का। इन तीनों हिस्सों में सबसे पिछड़ा, सबसे पीछे कौन है? मराठवाड़ा है। चलो मराठवाड़ा की रिजर्वेशन के साथ हम मणि के लिए भी जिद्दोजहद करते हैं। 30 साल पहले यहां बैठे हैं मेरे मराठा भाई बहुत हैं। जब मैं मराठा भाई कहता हूं तो सिर्फ मुसलमान, सिर्फ हिंदू मराठा नहीं होता, मराठा है, दलित भी मराठा है और मराठवाड़ा में रहने वाला हर कोई मराठा है। अब मैं 30 साल हुए, मीडिया वालों जरा तवज्जो, 30 साल हुए, 30 इयर्स, 30 साल हुए। मतलब क्रिएशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई। क्या आप जानते हैं वो बॉडी क्या है? मराठवाड़ा डेवलपमेंट बोर्ड, मराठवाड़ा स्टैट्यूटरी बोर्ड, जो सिर्फ मराठवाड़ा के लिए बनाया गया। कागज पे तो है, नहीं है, कुछ नहीं देते। चलो मराठों के रिजर्वेशन के साथ हम मराठवाड़ा स्टैट्यूटरी बोर्ड को 50,000 करोड़ का पहला मुतालिबा करते हैं, एहतजाज करेंगे और मांगेंगे। क्या तैयार हो? क्या तैयार हो? मराठवाड़ा का किसान खुदकशी कर रहा है। मराठवाड़ा के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, दवाखानों के लिए तड़प रहे हैं, दवाखाने नहीं है। 100-100, 200-200 किलोमीटर को जाना पड़ता है सुपर स्पेशलिटी के 1 या 2 दवाखाने। क्या चाहिए एक गरीब को? क्या चाहिए? रोटी, बीमारी पर इलाज का इंतजाम आज है या नहीं बताओ? नाम के बदलने से रोजी मिल जाएगी? क्या नाम के बदलने से रोटी मिल जाएगी? क्या नाम के बदलने से किसानों की खुदकशी रुक जाएगी? क्या नाम के बदलने से पानी की प्यास? क्या नाम के बदलने से क्या बीमार को शिफा मिल जाएगी? क्या नाम के कर्जदार किसान के कर्ज दूर हो जाएंगे? नाम में क्या रखा है? ऐ नाहेलो ना समझो, ऐ झूठो, ऐ बेमानो, काम। क्या यह गलत है? नीति आयोग की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए मीडिया वालों। काबिल है, मुझसे काबिल, मुझसे पढ़े लिखे, मुझसे समझदार, दूरअंदेश,
मुझसे ज्यादा सोच फिक्र करने वाले, और मैं तो खुला कह रहा हूं, मोदी और योगी का मैं तो दुश्मन हूं, शायद आप उनके दोस्त हैं। बताओ उनको, जाकर बोलो नीति आयोग क्या कह रहा है। रिपोर्ट कह रही है मेरे मराठा भाइयों कि सबसे पिछड़ा हुआ जीएसडीपी कम है, रोजाना नहीं मिल रहा है, बीमारी के लिए तड़प रहे हैं। नीति आयोग कह रहा है कि वो मराठवाड़ा का रीजन है।